तो फ्रेंड्स, आज हमको बात करना है कि हिस्ट्री बनता कैसे है। आप ऊपर हेडिंग देख रहे होगे कि आखिर इतिहास कैसे बनता है। तो इतिहास बनने का जो क्रम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि इतिहास कैसे बनता है। तो एक है पुरातात्विक स्रोत का मदद से, आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मदद से, और एक है साहित्यिक स्रोत का मदद से यानी लिटरेरी सोर्स का मदद से। दोनों को हम देखेंगे कि ये क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत मतलब क्या, जैसे बर्तन, सिक्का, कुछ लिखा हुआ चीज़, कुछ ताम्रपत्र पे लिखा हुआ चीज़, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत। या फिर आपको कोई मूर्ति मिलता है, कोई चित्र मिलता है, तो ये सब पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल होता है। साहित्यिक स्रोत मतलब कि सीधा समझ जाओ बुक्स। जो बुक्स पहले ज़माने पे लिखे जाते थे उनके मदद से हम हिस्ट्री को बेहतर समझ सकते हैं और हिस्ट्री को हम लिख सकते हैं। और ऐसा मतलब हिस्ट्री तो एक अनुमान का ही विषय है, तो उनको पढ़ के और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स की मदद से हम अनुमान लगाते हैं। हम इसको पढ़ते हैं और इससे इसका टक्कर कराते हैं। मतलब अगर हम पढ़ें कि मान चलते एक राजा कनिष्क, वो सोना का सिक्का चलाता था, तो वहाँ जिस जगह पे वो कनिष्क राज करता था वहाँ से हम अगर जो आपका माइनिंग करवाएंगे, माइनिंग तो नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, एक्सकेवेशन करवाएंगे, तो वहाँ से अगर सोने का सिक्का मिलता है तो हमको पता चल जाए कि हाँ ठीक है, ये सोना का सिक्का चलाता था। तो अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो पुरातात्विक स्रोत में आता है अभिलेख, लेख और शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि किसी भी पत्थर पे या फिर आपका कोई मोन्यूमेंट पे, कोई दीवार पे कुछ खोद करके लिखा हुआ चीज़ को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, स्मारक और भवन यानी कि मॉन्यूमेंट्स। इसके मदद से भी हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अकबर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो अकबर का जो है साहित्य में भी अकबर के टाइम का जो लिटरेचर लिखा गया था उस टाइम में बोला गया कि अकबर ठीक है बनवाया था। तो वहाँ पे हम जाके देखें मॉन्यूमेंट्स को, तो वहाँ पे भी अकबर का नाम लिखा हुआ। तो इस तरह से हम हिस्ट्री बनाते हैं। हम नहीं बनाते, हम लिखते हैं। सिक्के मिलते हैं, ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। मूर्तियाँ, चित्रकला, फिर आपका मुहरें जिसको सील बोलते हैं, तो ये सब चीज़ क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। फिर आपका लिटरेरी सोर्स में जैसे कि ब्राह्मण साहित्य होते हैं, फिर ब्राह्मणोत्तर साहित्य होते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, पुराण, तो ये सब के बारे में हम नीचे चर्चा किए हुए हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ब्राह्मणोत्तर में बौद्ध साहित्य आ जाएगा, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख के बारे में। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अभिलेख किसी भी चीज़ को खोद करके, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ, ताम्रपत्र चाहे कुछ भी अगर खोद करके बनाया गया है किसी चीज़ से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। तो इसमें आपको हम कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे पाषाण शिलाओं में जो पत्थर का जो क्या बोलते हैं, पत्थर का जो शिला टाइप का नहीं होता है, पत्थर का, ये आप देखे भी होंगे कि कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि ये महाराज बनवाए थे इस जगह को, तो उस तरह से। फिर आपका स्तंभों पे यानी कि दीवार वगैरह पे, फिर ताम्रपत्रों पे यानी कि कॉपर का जो सीट होता है उस पे खोद करके बनाया गया होगा। फिर दीवारों पे, स्तंभों पे मतलब क्या, स्तंभ का मतलब ही दीवार ही होता है, लेकिन स्तंभ या इसको मतलब बता रहा है पिलर पे कुछ मतलब कि लिखा हुआ। फिर आपका दीवारों पे लिखा हुआ, प्रतिमाओं पे लिखा हुआ, स्टैचू पे, तो ये सब चीज़ को अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख के बारे में थोड़ा सा हम कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। तो सबसे पहला अभिलेख जो है वो बोगज कोई अभिलेख है, जो कि सेंट्रल एशिया से हमको प्राप्त हुआ था। इसमें जो है मित्र, वरुण, इंद्र और आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिससे हमको ऋग्वेद का काल निर्धारण करने में सहायता मिलता है। एक काम करेंगे, हम लास्ट में आपको कार्बन डेटिंग के बारे में बता देंगे कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ का काल को निर्धारित करते हैं कि ये कब का है। अब देखिए, अशोक भी जो है अपना बहुत सारा अभिलेख लिखा था। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार का बेटा था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता।
तो इसका जो अभिलेख है, सबसे पहले जेम्स प्रिंसप साहब थे, जो अंग्रेज का मतलब एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अधिकारी थे। उन्होंने 1837 में सबसे पहले इसको पढ़ा था, क्योंकि अशोक का अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि में लिखा गया था। ये सब क्या है, जब हम अशोक का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सब के बारे में पक्का बता देंगे। अभी फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर दूसरा आता है पांडुलिपि, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट। अभिलेख और पांडुलिपि में क्या अंतर है, ये एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभिलेख जो है मतलब हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ जाता है, पहली बात ये। और दूसरा बात है कि अभिलेख जो यानी इंस्क्रिप्शन है वो खोद के लिखा जाता है। और पांडुलिपि जो है वो हाथ से लिखा जाता है, जैसे पेन से हम लोग लिखते हैं ना। जैसे अगर हम ही ये चीज़ लिखे हुए हैं, ये 1000 साल पुराना अगर हो जाए तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, मेरा पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट बन जाएगा। इसके अलावा स्मारक और भवन, जैसे कि आपका अलाई दरवाज़ा हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, ताजमहल, लाल किला, बहुत सारा मोन्यूमेंट भरा पड़ा है, तो उसके हिसाब से भी। फिर सिक्का देखिए, प्राचीन काल के जो सिक्के थे उसको हम लोग आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्का बोलते थे। तो ये क्या होता था कि जैसे मिट्टी का बनाएं, गोल सा कुछ बनाएं, और उसको क्या किए कि किसी मतलब वो जो पंच टाइप का होता है ना, इस तरह से पंच कर दिए उसको। उस तरह से बनाया हुआ सिक्का को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का बोलते थे। ये बहुत सारा चीज़ का बनता था। बहुत पहले तो मिट्टी का बनता था, फिर उसके बाद चांदी, सोना, तांबा, शीशा का भी बनने लगा। जो 2006 BC से 300 हम क्या बोले अभी 206 BC से 300 AD तक का जो हमको हिस्ट्री है वो मेनली सिक्का की मदद से ही पता चलता है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था कनिष्क, जो कुषाण वंश का कनिष्क था। सबसे अधिक सोना का सिक्का कौन चलाया था, तो वो गुप्त शासक चलाया था। फिर शीशा का सिक्का कौन चलाया था, तो ये सातवाहन चलाया था। और सिक्का पर अभिलेख लिखने का यानी कि लेख लिखने का जो परंपरा है वो यवनों ने चलाया था। यवन क्या है, यवन को बहुत सारा नाम है। यवन को ही यूनानी बोल देते हैं, यवन को ग्रीक बोल देते हैं, ठीक है। यही दो आ रहा ना, अभी और कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ग्रीक बोल देते हैं। और अभी प्रेजेंटली जो है यवन जो है वो ग्रीस नाम का कंट्री को, पहले वहाँ पे ग्रीस मतलब पहले उसको ग्रीक बोलते थे और अभी प्रेजेंटली उसका नाम ग्रीस है। अब हम लोग आते हैं मूर्तियों पे। तो मूर्तियाँ आप देखे होंगे कि मूर्तियाँ जो है मेनली 3 तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एक आपका कुषाण काल की मूर्तियाँ हैं, गांधार कला शैली का मूर्तियाँ हैं, और एक मथुरा कला शैली का मूर्ति है, एक आपका अमरावती कला का मूर्ति शैली है। तो इस तरह से मूर्तियों से भी पता चलता है। फिर चित्रकला, जैसे कि आपका पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, तो इस तरह से जैसे गुप्त काल में चित्रकला हुआ था, मुगल काल में चित्रकला हुआ था। जहांगीर बहुत ज़्यादा ही चित्रकला का शौकीन था। तो चित्रकला के बाद मुहरे क्या होता है, सील। जैसे कि आप ठप्पा जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, ठप्पा तो आप जानते ही होंगे, तो उसी को मुहरे बोलते हैं। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत का बात कर लेंगे। यह साहित्यिक स्रोत पढ़ता हर कोई है, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत का खासकर ब्राह्मण साहित्य, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर ये सब चीज़ क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आसान से आसान शब्दों में आपको इसको बता दें। तो ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे मेन है वो है वेद संहिता, यानी कि वेद। तो वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, या फिर हो सकता है कि जब आप वीडियो ये वाला देख रहे हो तब तक हम बना भी चुके हो, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे एक बार। फिर ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, कौशिकी, गौपद आदि। फिर अरण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐत्रेय आदि। फिर आपका उपनिषद, छंदोक, कंठ, बृहदारण्यक आदि। तो आप बोलोगे कि आप तो खाली बस बता रहे हैं, ये सब है क्या, ये तो बताइए। तो देखिए, वेद लिखा गया था। ये वेद जो है ये सबसे प्राचीन माना जाता है हिंदू का ग्रंथ वेद। तो वेद को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वेद श्लोक के फॉर्म में लिखा गया है, यानी
श्लोक के फॉर्म में लिखा गया है। कैसे श्लोक मतलब आप तो जानते होंगे कि क्या होता है कि जैसे 2-2 लाइन का, 3-3 लाइन का, इस तरह से। तो इसको समझना हर किसी के बात नहीं है, आपको संस्कृत का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो वेदों को समझने के लिए 3 चीज़ निकाला गया है, 4 चीज़, 4 ग्रंथ और लिखा गया। इसको समझने के लिए, बस इसको समझने के लिए 4 और ग्रंथ लिखे गए। एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब ये ऐत्रेय, कौशिकी, गौपद क्या है, तो ये इंडिविजुअल, जैसे ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय लिखा गया है, यजुर्वेद के लिए कौशिकी लिखा गया है। तो इस तरह से करके हर के लिए इंडिविजुअल बनाया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ मेनली क्या किया है ना, कि ये जो आपका श्लोक के फॉर्म में लिखा गया है, इसको ये कहानी के फॉर्म में, यानी कि लाइन बाय लाइन इस तरह से लिख दिया है ब्राह्मण ग्रंथ में। अरण्यक भी ठीक उसी तरह से इसका अच्छा से व्याख्या करता है। उपनिषद क्या बोलता है कि उपनिषद सिर्फ ऋग्वेद को मानता है। इसके अलावा अथर्ववेद और जो बाद में लिखा गया वेद है उसको उपनिषद नहीं मानता है। जैसे कि आप देखोगे, अगर ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ोगे तो ऋग्वेद में जो जाति था वो कर्म के आधार पे बटा हुआ था। अगर कोई पढ़ा रहा होता था तो उसको हम लोग ब्राह्मण कह देते थे। अगर कोई आपका कुछ बेच रहा था तो उसको वैश्य बोलते थे। अगर कोई नौकरी कर रहा था तो उसको हम लोग शूद्र बोलते थे। और अगर कोई सेना वगैरह में, यानी कि लड़ाई झगड़े में बोल सकते हैं आसान भाषा में, तो उसको क्षत्रिय कह दे रहे थे। तो इस तरह से ऋग्वेद में जो है कर्म के आधार पे था। लेकिन जो उसके बाद के वेद, मतलब उसके बाद का जो उत्तर वैदिक काल आया, पोस्ट उसको आप वैदिक एज बोल सकते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जन्म के आधार पे हो गया कि ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे वो मूर्ख ही क्यों ना हो, शिक्षा नहीं देता हो, मतलब किसी को, मतलब कुछ भी, मतलब जन्म के आधार पे, ठीक है। फिर क्या किया है, उपनिषद लिखा गया इसीलिए कि अच्छा बात, वेद का जो अच्छाई है उसको लिखा गया और वेद का जो बुराई है उसको लिखा गया उपनिषद में। फिर वेदांग क्या होता है, तो वेदांग जो है ऋग्वेद को समझने के लिए ही वेदांग का जरूरत पड़ता है। जब तक आप वेदांग नहीं जानते हो तब तक आप वेद समझ नहीं सकते। वेदांग में क्या है, शिक्षा का मतलब होता है उच्चारण विधि, कि हमको वेद में लिखा हुआ जो भाषा है उसको उच्चारण कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। कल्प मतलब कर्मकांड। व्याकरण मतलब व्याकरण तो जान ही रहे होगे आप, ग्रामर। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, तो अष्टाध्यायी बोलते हैं व्याकरण को। फिर निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, तो ये सब चीज़ें वेदांग में आती है। निरुक्त बेसिकली क्या है, तो निरुक्त है आपका भाषा विज्ञान। फिर ज्योतिषी क्या है, तो ज्योतिषी तो आप लोग जानते ही होंगे। छंद भी उसी तरह का चीज़ है। उपवेद, वेद तो 4 हैं, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे वेद भी हैं उपवेद, जैसे कि आयुर्वेद का जो रचना किए हैं वो महर्षि पतंजलि ने किया है। तो आप देखते होंगे कि रामदेव बाबा जो है वो आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, जिसके कारण अब मतलब पतंजलि नाम का कंपनी भी खोले हुए हैं। फिर आपका धनुर्विद्या से रिलेटेड गंधर्व का मतलब होता है, संस्कृत में गंधर्व का मतलब होता है आपका प्रेम, तो गंधर्व वेद उससे रिलेटेड है। शिल्प वेद आदि। फिर दर्शन, तो दर्शन क्या होता है, दर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को या किसी भी विचार को एक अलग नज़रिए से सोचना, इसी को हम दर्शन बोलते हैं, यानी कि फिलॉसफी। जैसे कि मान चलिए कि तुलसीदास का एक कोट याद आ रहा है हमको, तो हम आपको बताते हैं। परहित शरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसका मतलब ये है कि दूसरा का हित से बढ़ा, दूसरा को सुख देने से बड़ा, दूसरा पे परोपकार करने से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना कुछ भी। और दूसरा को कष्ट पहुंचाना, दूसरा को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसके अलावा
महाकाव्य भी लिखा गया, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण को महाकाव्य बोला गया है, इसको हिस्ट्री नहीं माना गया है। इतिहास ऐसा नहीं मानता है अभी तक कि महाभारत और रामायण सच्ची घटना है, इसको महाकाव्य मानता है, यानी कि सोचा समझा, मतलब सोच समझ के लिखा गया एक तरह से कहानी बोल सकते हैं। तो ये क्यों नहीं मानता है, इसलिए हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें हम आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्या, अगर हम वैदिक पीरियड पढ़ाएंगे अच्छे से तो हम ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पुराण होता है, तो पुराण क्या है, तो पुराण है पहले का, समझ लो कि संविधान को पुराण बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि कैसे, मतलब जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, तो ये सब क्या है, समझ लो आप कॉन्स्टिट्यूशन है। टोटल 18 पुराण हैं हमारे धर्म में, टोटल 18 पुराण हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण तो सबसे बड़ा हमको लगता है, गरुड़ पुराण को तो हमको लगता है कि आईपीसी होना चाहिए, इंडियन पिनल कोड, दंड संहिता। उसमें तो बोलता है ना गरुड़ पुराण में कि आप अगर किसी को पीड़ा पहुँचाएं तो आपको खौलता हुआ तेल में तला जाएगा, यमराज तलेंगे। और आपका अगर आप नमक को गिराएं तो आपका नमक जो है आँख का पंखुड़ी से चुनवाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा स्मृति भी लिखा गया है। स्मृति क्या है, तो स्मृति भी जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का ही है, कानून टाइप का ही है धर्म का, जिसमें मनुस्मृति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी हम चर्चा बाद में ही करेंगे। आज हम मोटा मोटी बात समझेंगे कि ये सब चीज़ें आखिर होती क्या है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि स्मृति क्या है, पुराण क्या है। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बुद्ध धर्म से जो संबंधित जो ग्रंथ लिखा गया, किताबें लिखी गई, उसको हम लोग बौद्ध साहित्य बोलते हैं। इसमें त्रिपिटक आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है, देख रहे हो ये सब जो उड़ रहा है, ये भी मेरा क्लास कर रहा है। सुत्त पिटक जो है वो बेसिकली क्या है, तो सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध का जीवन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो धर्मोपदेश हैं, वो जो दिए थे, उसको सुत्त पिटक में संकलित किया गया है किताब में। विनय पिटक क्या है, तो बौद्ध धर्म में क्या होता था पहले कि एक संघ होता था, संघ मतलब हॉस्टल, तो हॉस्टल का नियम वगैरह विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में है व्यवहार वगैरह, विचार वगैरह। तो ये सब किताबें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। फिर दीपवंश, महावंश भी है, मिलित पन्नो है। इसके अलावा हीनयान जो है कथा वस्तु लिखा था, महायान जो है ललित विस्तार, दिव्यावेदान आदि महायान लिखा था। हीनयान और महायान क्या है, तो बौद्ध धर्म का आगे चल करके चतुर्थ बौद्ध संगति होता है आपका कुंडल वन में, कनिष्क के टाइम में। तो उस समय 2 संप्रदाय टूट जाता है बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। हीनयान जो है महात्मा बुद्ध को भगवान न मान के वो भगवान के बारे में बताने वाले मानते हैं, और जो महायान है वो महात्मा बुद्ध को ही ईश्वर समझते हैं। यही बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। फिर जैन साहित्य, जैन धर्म से संबंधित परिष्ट पर्वन है, फिर भद्रबाहु चरित है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, कालिका पुराण है, अचरांग सूत्र है। तो ये सब जैन साहित्य है। लौकिक साहित्य क्या होता है, लौकिक साहित्य मतलब जिसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, वो आपका समाज के, सोसाइटी के बारे में हो सकता है, राजा के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें राज तरंगिनी है जो कि कल्हण ने लिखा था, तो इसमें कश्मीर का पूरा आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। विक्रमांक देवचरित है, विल्हन लिखा था, ये इसमें आपका पुलकेशिन सेकंड के बारे में बातें मिल जाएगी। फिर रामचरित है, संध्याकर नंदी द्वारा लिखा हुआ, तो इसमें बंगाल का एक शासक था रामपाल, उसका जीवन के बारे में मिल जाएगा। हर्षचरित है, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में वान भट्ट लिखे हैं। तो लौकिक साहित्य भी हो गया। लास्टली जो है विदेशी साहित्य, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
हालांकि विदेशी लोग जो मतलब आते हैं तो वो अपना भी विचार इसमें ऐड कर देते हैं, अपना भी मतलब ये कर देते हैं, तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट तो है। तो विदेशी साहित्य कौन लोग लिखता है? जैसे क्या होता था, राजा होते थे तो विदेश से राजा के दरबार में लोग आते थे और वो हिस्टोरियन भी हो सकते थे, और वो क्या करते थे कि अपना किताब लिखते थे, तो उसी किताब को विदेशी साहित्य कहते हैं। या फिर कोई अगर भारत में यात्रा करने आया, भ्रमण करने आया, और वो यहाँ का बात लिखा कि भारत के लोग जो हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो उसको हम लोग विदेशी साहित्य कहेंगे। तो मेनली 3 तरह के विदेशी जो हैं भारत में आए हैं हिस्ट्री में। एक यूनान, यानी कि वही ग्रीस वाला यूनान का, और रोम का है इटली में, तो इटली का ये हो गए। फिर आपका चीन के हो गए। फिर अरब यात्रियों के जो साहित्य हैं वो। यूनान में आप देखोगे तो हिस्टोरिका या फिर द हिस्ट्री, इसको कौन लिखा था? हेरोडोटस, जिसको इतिहास के बाबूजी बोलते हैं हेरोडोटस को। फिर इंडिका, मेगास्थनीज। फिर प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी जो है वो इटली का यात्री था। फिर ज्योग्राफी लिखा था कौन? टॉलमी ने लिखा था। इसके अलावा चीन से जो है 3 यात्री घूमने फिरने आए थे यहाँ पे भारत में। पहला फाहियान है, चंद्रगुप्त II के टाइम में आया था। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ह्वेनसांग का बुक के बारे में पूछता है तो ह्वेनसांग जो है CUकी नाम का बुक लिखा था। फिर इत्सिंग भी आता है। तो इसके बारे में आप हिस्ट्री में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये सब मिलेगा ही आपको पढ़ना ही है ये सब, बस आप मोटा मोटी अभी जान लो। अरब यात्रियों का क्या है? तो अरब यात्रियों में 2 का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक अल-बिरूनी जो तारीख़ हिंद और किताबुल हिंद लिखा है। तारीख़ हिंद को तहकीब हिंद भी बोलते हैं। तो ये लिखा है, तो इसमें हमको मतलब मेडिएवल पीरियड के बारे में हमको जानकारी मिल जाता है। फिर इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि भारत में आता है और रेहुला नाम का बुक लिखता है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता आता है। अब हमको जैसा कि मैंने बोला कि कार्बन डेटिंग के बारे में बता देते हैं कि हम किसी भी चीज़ का डेट कैसे, मतलब हम कैसे ये जानते हैं कि ये जो हमको चीज़ मिला है, मान के चलते हैं कि हमको कोई सिक्का मिला, तो हम उसको कैसे जानेंगे कि सिक्का कितना पुराना है, कब ये सिक्का चलता था, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए एक कार्बन डेटिंग नाम का मेथड होता है। तो कार्बन डेटिंग जैसा कि नाम से ही लग रहा है कार्बन से रिलेटेड है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ बना हुआ है वो मैक्सिमम कार्बन से बना हुआ है। उसमें कार्बन का कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल होता ही है, और कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो जो है उसका फिक्स एक टाइम होता है, जिस टाइम के बाद वो अपना हाफ मॉलिक्यूल को मतलब उड़ा देता है, कह सकते हो आप। जैसे कि मान चलते हैं मेरे पास एक किताब ही है, तो किताब में जो पेज है वो पेज में कहीं ना कहीं कार्बनिक जो आपका एलिमेंट है वो है। तो किताब का अगर मान चलते हैं कि इसका हाफ लाइफ पीरियड 1000 ईयर का है, तो इस किताब का जो कार्बन का मॉलिक्यूल है 1000 ईयर बाद वो मॉलिक्यूल, मान के चलते कि ये मॉलिक्यूल 500 मॉलिक्यूल है इसमें, तो 1000 ईयर बाद ये 500 मॉलिक्यूल हो जाएगा 250 मॉलिक्यूल। तो ये अगर हम किसी चीज़ में 250 मॉलिक्यूल देखेंगे कार्बन का, तो हम बता देंगे कि ये 1000 ईयर पुराना है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का काल को निर्धारण करते हैं कि वो कब चलता था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये बेसिकली जो है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो था, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मैंने कोशिश किया कि आखिर ये सब होते क्या हैं, ब्राह्मण साहित्य में कैसे कैसे आते हैं, वेदांग वगैरह क्या है, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न का चीज़ था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय।